वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग अकील फातिमास अकेडमी। और आज हम अपना दूसरा लेक्चर कवर करेंगे इंशाल्लाह। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। तो चलें फिर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आजकल निकल रही हैं उसमें फ़िज़िक्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सही, हमारी डेली लाइफ में कैसे काम कर रही है, ये डेवलप करती है नई टेक्नोलॉजीज़ को। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें अगर, तो रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, इन सब चीज़ों में फ़िज़िक्स हमारे काम आ रही है। इस फिज़िक्स पढ़ने से ऐसे प्रिंसिपल उन टेक्नोलॉजीज़ के हमें पता चल जाते हैं जिस पर वो बेस करती हैं, या फिर फ्यूचर में हम लोग जो टेक्नोलॉजीज़ बनाने लगे हैं वो सब में फ़िज़िक्स दरकार है हम लोगों को। मतलब फ़िज़िक्स के बगैर कोई भी टेक्नोलॉजी मुकम्मल नहीं है। ख़ास तौर पे जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हर उसमें तो लाजमी हमें फ़िज़िक्स की ज़रूरत है कि उसका बाहर कितना प्रेशर है, बाहर कितना टेम्परेचर है, हम अगर ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इस तरह की चीज़ों में फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हम लोगों की कैसे अफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ हम लोगों ने फ़िज़िक्स की मदद से टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है। पहले हमारे पास आ जाती है रोबोटिक्स। आप सब इससे वाकिफ़ हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका दौर है और हर कोई रोबोट का नाम लेता है। चाइना में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रोबोट्स बनते हैं और बहुत ही, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बहुत अजीब लग रहा था, जैसे इंसान भी घूम रहे हैं और रोबोट भी घूम रहा है, और वो बहुत ही एक अजीब सी कैफियत थी। कोई फ़र्क नहीं कर सकता कि इंसान है कि ये रोबोट है। तो खैर, अब हम इसमें पढ़ते हैं। देखें, एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मशीन्स हैव लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स और मशीन्स में जो नई नई तब्दीलियाँ आई हैं उसकी वजह से एक मैकाट्रॉनिक नाम की फील्ड एवेलुएट हो गई है, जो कि रोबोट्स जो हमारे टास्क परफॉर्म करते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, मैकाट्रॉनिक्स में। ठीक, इस बात को याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अब देखें, टास्क किस किस्म के हैं। कार असेंबली, एक्सप्लोरिंग मार्स पर जाना, रोबोट से जाते हैं। कार असेंबली करना मतलब बहुत सारे काम हैं जो रोबोट्स परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके कई नुकसानात भी हैं कि लोगों की, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ पे देखें ना, हमारी तो कंट्री अंडर डेवलपिंग है और कोई कोशिश भी नहीं है किसी डेवलपमेंट की। खैर, मैं और जगहों की बात कर रही हूँ, जापान, चाइना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे ये कार के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, ये इंसान नहीं करते, ये सब रोबोटिक होता है। और भी चीज़ें हैं जो इंसान की जगह रोबोट्स कर रहे हैं। तो इससे ये नुकसान ये है कि इंसान का जो रोज़गार है आइंदा आने वाले दिनों में, ये खदशा है कि इंसान का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा अगर इस कदर ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ बिल्डअप होती रहीं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, हम आगे इतना नहीं जाएंगे। अब दूसरी हेडिंग्स पे चलते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स एक क्या टेक्नोलॉजी है? मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, लेड एंड नायोबियम। इन चीज़ों से ये बना हुआ है। ये सब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये सब आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने बुक में एक हमें नाम दिया है, नासा सोजोर्नर। नासा आप लोगों को पता है एक इदारा है जो कि टेक्नोलॉजीज़ पर काम करता है। सही, सोजोर्नर, स्पेलिंग सही देख के लिख लूँ, ठीक है। ये हमारा पहला रोबोटिक डिवाइस है जो कि रेड प्लैनेट पे उतरा था। सही, रेड प्लैनेट पता है आप लोगों को सब क्या क्या होता है? आई होप पता होगा। रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को। तो ये पहला रोबोट था जो कि रेड प्लैनेट पे उतरा था। ये एमसीक्यूज़ के लिए हैं और उम्मीद है कि यह आएगा, याद रखिएगा। अब आगे तो बहुत चैप्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या आएगा। खैर, अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में ये याद रखना है। आगे चलें तो इसके मटेरियल याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, लेड और नायोबियम। ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या है, रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होती है और लिक्विड हीलियम से ही कूल डाउन होते हैं। सुपर कंडक्टर्स लिक्विड हीलियम से कूल डाउन होते हैं, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पर काम करते हैं। दे ट्रैप एंड स्टोर मैग्नेटिक फील्ड। सही, ये ट्रैप करते हैं और स्टोर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर पोटेंशियल एप्लीकेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। सही, उसके बाद ये देखें नीचे क्या लिखा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च इज़ अंडर वे टू डेवलप सुपर कंडक्टिव मटेरियल क्लोजर टू रूम टेम्परेचर। अब जो है वो रिसर्च की जा रही है कि हम सुपर कंडक्टर्स को करीब करीब रूम टेम्परेचर पर
यूज़ कर सकें, तो इस पर रिसर्च जारी है। अभी ऊपर उन्होंने लिखा था ना कि लिक्विड हीलियम करता है, हीलियम लिक्विड जो है वो इसको कूल डाउन करता है, तो ये ज़ाहिर है लो टेम्परेचर पे काम हो रहा होता है, लेकिन अब रिसर्च हो रही है कि रूम टेम्परेचर पे भी काम करे। रूम टेम्परेचर आप लोगों को पता है कि कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सही, अब आगे चलते हैं। ब्रिजेस। ब्रिजेस टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ हो रहा है? मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ने पुल के डिज़ाइन और तामीर को जदीद बनाया है। सही है। जैसे कि हम अगर मिसाल लें तो सखर में दरियाए सिंध पर, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं, और वो कहाँ वाक़ है? सखर में। ठीक, तो रोहड़ी पुल जो है उसके ऊपर हमारी इंजीनियर्स ने फोर्सेस की तकसीम और तबादुल में सबसे कदीम पेशरफ की है इसमें। ठीक, समझे आप? मतलब कि इसमें फ़ोर्स और इक्विलिब्रियम के दरमियान तवाज़ुन रख के वो ब्रिज बनाया गया है, और हमारे इंजीनियर्स में से इसमें अहम किरदार अदा किया, तो ये ब्रिज टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट चलें तो मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है? ट्रेडिशनल ट्रेन्स जो होती हैं हमारी रिवायती ट्रेन्स, उनकी स्पीड लेविटेशन को ज़रूरत है उस डेवलपमेंट की जो कि अभी तक नहीं आई है पाकिस्तान में। वो है सुपर फास्ट मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, जो कि रिवायती ट्रेन से 300 माइल पर आवर की दुगना स्पीड से दौड़ती हैं। तो ये अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, पाकिस्तान में ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। तो खैर, ट्रेडिशनल ट्रेन से सुपर फास्ट मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जो होती हैं उनकी इतनी स्पीड का फासला है, मतलब वो दुगने, समझे, दुगनी स्पीड से वो चलती हैं। आगे चलें तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आगे पढ़ते हैं हम लोग देखें। ऑडियोलॉजिस्ट विल टेल यू दैट नॉइस इंक्रीजेज स्ट्रेस लेवल। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें बताएंगे कि जो ज़्यादा शोर-गुल होता है या तेज़ आवाज़ होती है, वो ज़ाहिर है हम लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जब बहुत ज़्यादा कोई गाने सुन रहा हो, तेज़ी से कोई हॉर्न बजा रहा हो, तो हम लोगों को कितना स्ट्रेस फील होता है, चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है। तो वो ऑडियोलॉजिस्ट हमें बताएगा। अब आगे देखते हैं एकॉस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। एकॉस्टिक हम लोगों ने एक ब्रांच पढ़ी थी फिजिक्स में, अगर आप लोग को याद हो। तो एकॉस्टिक क्या होती है? वो लोग जो मतलब म्यूज़िक को बेहतर बनाते हैं, उसको सुनने के लायक बनाते हैं, तो उसको अकॉस्टिक वो ब्रांच थी फिजिक्स की। तो अकॉस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अब बना सकते हैं प्रोड्यूस इन्वर्टेड नॉइस पैटर्न्स टू कैंसिल आउट डिस्टर्बिंग नॉइस। डिस्टर्बिंग नॉइस को ख़त्म करने के लिए पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स। हेलीकॉप्टर की कितनी तेज़ आवाज़ होती है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इलेक्ट्रिकल एंड अकॉस्टिक इंजीनियर्स। ये एक अलग फील्ड है। तो फैक्ट्री वर्कर्स भी हो सकते हैं। फैक्ट्री में भी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें होती हैं। और बिजनेस ट्रैवलर्स आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस स्ट्रेसफुल नॉइस लेवल इन द इन्वायरमेंट में ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी वो है गायरोस्कोप टेक्नोलॉजी। स्कोप इस रोटेटिंग डिवाइस। गायरोस्कोप क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है, मतलब रोटेट इन अ सर्कल विद गायरोस्कोप इनर्शिया। गायरोस्कोप इनर्शिया के साथ अलाउइंग इट टू मेंटेन ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? वाफियत, मतलब जो चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रही है ये उसको डिटेक्ट करता है। समझ रहे हैं? अभी आके समझ आएगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? वाफियत। और एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी होती है स्पीड या किसी भी चीज़ की जो भी स्पीड जा रही है, और एंगुलर का मीन्स है कि सर्कल में जो वेलोसिटी घूम रही है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, इट्स प्रॉपर्टी मेक्स इट यूज़फुल इन नेविगेशन। अब नेविगेशन आप लोगों को पता है, मशीन देखी होगी ना फिल्मों में, गोल होती है और वो नेविगेट कर रही होती है कि अगर जो जैसे जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़, वहाँ पे नेविगेट होते हैं वो, जैसे कि अगर कोई कबूतर भी उनके पर पे आ जाए या जहाज़ नीचे हो या कोई परिंदा घूम रहा है ऊपर, तो वो नेविगेशन उसमें आ जाता है कि कोई चीज़ है आसपास। रोबोटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है ये, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, यूज़ इन स्मार्टफोन्स, जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी नेविगेशन होती है। हम लोग गूगल मैप खोलते हैं, वो सब नेविगेट करता है। वीडियो गेम कंट्रोलर होता है टू मेजर ओरिएंटेशन एंड डिटेक्ट मोशन। सही, कि हम लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसका जो वो रिमोट होता है उसमें भी गायरोस्कोप यूज़ हो रहा होता है। आखिरी हमारे पास है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए काफ़ी काम हो रहा है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए, क्योंकि हर चीज़ चलाने के लिए हम लोग को फ्यूल दरकार है। अब हर चीज़ फ्यूल से चल रही है। द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी कपल्ड विद द अर्थ्स फाइनाइट सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं?
Fossil fuels means जैसे means petrol, diesel, these type of things has led scientists and engineers to discover and develop additional source of energy. तो ज़मीन में से फॉसल फ्यूल निकलता है, जो तेल निकलता है। अब उस तेल में वो डायरेक्ट तेल की शक्ल में नहीं होता, वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो खैर साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग क्या करने लगे हैं, इससे एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज निकाल रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल से बहुत कुछ निकलता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, गैस और भी मच मोर। तो वो एडिशनल सोर्सेज निकाल रहे हैं। अब ये इसमें क्या क्या इंक्लूड आता है, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो मीन्स वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन्स आप लोग जानते हैं ज़मीन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर किसी का ये सवाल है कि हम ये नोट्स समझ के हम लोग लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग ये भी अगर पेपर में लिख के आएंगे तो ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। नोट्स तैयार हैं व्हाट्सएप पे, ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, आप लोग मुझे मैसेज करें। एंड गेट योर नोट्स इन PDF फॉर्म इन जस्ट ₹100। और अभी से ही याद करना शुरू कर दें, क्योंकि 14 चैप्टर्स हैं, उनको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं होंगे डाइजेस्ट, क्योंकि आगे भी बहुत लंबे लंबे चैप्टर 1 ही इतना आप लोगों का लेंदी है। चैप्टर 2 से आप लोग वाफियत रखते होंगे, वेक्टर्स, और वही है जो हम लोगों ने 9 में पढ़े थे, हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को बुक मिल चुकी है, बाज़ार में आ गई है क्या बुक। ईयर वाले स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे पूछना है वो मुझसे कमेंट्स में पूछे, अपने किसी और सब्जेक्ट के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, या कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट तो बायोलॉजी पूछे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।